ये हमारा रियल नंबर का लेक्चर नंबर 2 होगा। और इससे पहले मैंने लेक्चर नंबर 1 अपलोड किया है। वहाँ पर काफ़ी कौन सारे जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको डिस्कस किया हमने। और एक्सरसाइज 1.1 का हमने एक क्वेश्चन भी किया था। तो आज हम दूसरा जो है क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.1 का। और आज हम ये एक्सरसाइज बिल्कुल कंप्लीट कर लेंगे। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको थोड़े से कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज होने वाले हैं। तो कॉन्सेप्ट ये है कि मैंने पीछे आपको, ठीक है, तो मैंने आपको पीछे फैक्टर ट्री से फैक्टर करने भी सिखाए थे, प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में भी बताया था कि प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं। अगर आपके पास, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेता हूँ, लेट्स से मेरे पास कोई एग्जांपल है। यहाँ पर दो नंबर है हमारे पास, एक 15 ले लेते हैं और एक ले लेते हैं हम यहाँ पर 25। अगर इन दोनों नंबरों का हम एचसीएफ और एलसीएम निकालें, देखिए, तो कैसे निकालेंगे तो हम पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं, 3 × 5 और 25 के फैक्टर कर लेते हैं। तो 25 के फैक्टर आ जाएंगे यहाँ पर 5 की पावर 2। हमको जो फैक्टर करने हैं वो प्राइम फैक्टर ही करने हैं। तो सबसे पहले एचसीएफ कैसे निकाला जाता है ये मैं उसके बारे में बता देता हूँ। देखो, जब एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ में हम ये चेक करते हैं कि एचसीएफ दो या दो से ज़्यादा नंबर हो, तो दोनों नंबरों में ऐसी कौन सी चीज़ हो फैक्टर के अंदर देखेंगे जो कॉमन आ रही हो। जैसे अगर आप यहाँ देख रहे हो, 15 के फैक्टर में 5 आ रहा है और 25 के फैक्टर में यहाँ पर 5 raised to power 2 आ रहा है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हम जो भी नंबर कॉमन होगा उसकी मिनिमम पावर देखते हैं। जैसा 5 कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 2, और यहाँ पर 5 की पावर कितनी है 1। तो एचसीएफ निकालते टाइम हमको मिनिमम पावर लिखनी होती है। तो एक जो भी 5 की मिनिमम पावर होगी उसको यहाँ लिखेंगे। 5 की मिनिमम पावर मतलब जो 5 की पावर 1 है उसको हम यहाँ लिखेंगे। तो ये 5 आ जाएगा। अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम के अंदर हम क्या करते हैं कि सबसे पहले ये देखो, जो भी नंबर कॉमन है, जैसे यहाँ पर 5 की पावर 2 है, यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो जिसकी भी पावर सबसे ज़्यादा होगी, लेट्स से मतलब यहाँ पर जो 5 की पावर 2 है तो 5 की पावर 2 को हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है। अब 3 ऊपर आ रहा है लेकिन 3 नीचे नहीं आ रहा है, 3 भी आ रहा है नीचे, 3 ऐसे लिखा हुआ है, 3 की पावर 0। लेकिन 3 की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 3 की पावर नीचे 0 है, ऊपर 3 की पावर 1 है। तो जो सबसे ज़्यादा पावर होती है जिसकी, उसी को हम यहाँ पर लिखते हैं। जैसे 3 की पावर 1 की पावर ज़्यादा है, तो अब हम क्या काम करेंगे, इनकी दोनों की मल्टी अप्लाई कर लेंगे। तो 5 raised to power 5 5 raised to power 2 का मतलब हो गया 25, और यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 75। अब हमने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया। अगर इन दोनों नंबरों का अगर हम प्रोडक्ट करें, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, टू नंबर्स का प्रोडक्ट का मतलब आप 15 और 25 का अगर मल्टीप्लाई करते हो तब कितना आएगा। ठीक है, जरा देखते हैं कितना आता है। तो 15 5 जा 75, ठीक है, और 15 2 जा कितने हो जाएंगे 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास 375। अब इन दोनों, ये जो हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ है, इनका प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, तो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट कितना आएगा। एलसीएम कितना था यहाँ पर, चाहे एलसीएम को पहले लिखो या एचसीएफ को पहले लिखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एचसीएफ कितना है यहाँ पर 5, एलसीएम कितना है यहाँ पर 75, इनकी मल्टीप्लाई कर लो। तो 5 5 जा 25, कैरी ओवर टू 5 7 जा 35 और 2 37। तो आप देख रहे हो, आपने देखा कि यहाँ पर दोनों दोनों नंबरों की प्रोडक्ट 375 और एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट भी 375 आई। तो इससे क्या पता लगता है, इससे ये पता लगता है कि प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्मूला बन गया कि प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, HCF मल्टीप्लाई LCM इक्वल टू, अगर एक नंबर हमारे पास A है दूसरा नंबर B है तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पर जो क्वेश्चन है उनका वेरिफिकेशन करना है हमको। तो यहाँ पर LCM और HCF की मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा, फिर उन दो नंबरों का मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आएगा। तो दोनों सेम ही होते हैं। तो जैसे हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करा दिया पिछले लेक्चर में। तो यहाँ पर बोला है उसने, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, LCM निकालते हैं, HCF निकालते हैं इनका। तो 26 के आप फैक्टर कर लो, 26 के फैक्टर आप करोगे तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 13। फिर 91 के आप फैक्टर कर लो तो 91 का ये 7 मल्टीप्लाई 13 आ जाएगा। आप इसको वैसे भी कर सकते हो, 26 की टेबल से ऐसे डिवाइड कर लो आप, तो ये भी कर सकते हो आप। 90 अगर आपको डायरेक्ट आते हैं तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन लिखने आपको प्राइम फैक्टर ही, कभी आप पता लगा आपने कोई दूसरे नंबर के फैक्टर वैसे अलग तरीके से कर दिया तब वो गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हो। अब एचसीएफ निकालते हैं हम। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, एचसीएफ इक्वल टू, एचसीएफ में कैसे निकाला जाता है कि जो भी फैक्टर आए दो नंबरों के, उनमें देखो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो कॉमन है। जैसे यहाँ 13 आ रहा है, यहाँ भी 13 आ रहा है, तो इन जैसे ऊपर भी 13 की पावर 1 है, नीचे भी 13 की पावर 1 है, तो मिनिमम पावर जो भी कॉमन होगा उसकी मिनिमम पावर हम यहाँ लिखते हैं। तो क्योंकि यहाँ दोनों की पावर सेम है तो दोनों में से कोई सी भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 13 आ गया इसका एचसीएफ। अब एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालोगे, एलसीएम में देखो, एलसीएम में क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं कि जो कॉमन है, जैसे 13 कॉमन है, 13 कॉमन है, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है। तो इसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर दोनों की 1 1 है, तो मैक्सिमम पावर भी यहाँ पर, तो मैक्सिमम पावर को हम लिखते हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर बचा 7, ऊपर 7 है ही नहीं है, देखो 7 है ऊपर, अगर आप 7 की पावर 0 लिखा हुआ है, लेकिन 7 की पावर 0 की वैल्यू होती है 1, तो वो तो हमको लिखना नहीं। तो 7 की पावर 1 है और 7 की पावर यहाँ पर 0 है, तो जो भी ज़्यादा पावर वाला हो उसको लिखते हैं। तो यहाँ पर 7 की पावर 1 ज़्यादा पावर वाला है, इसको इरेज कर दो। फिर 2 की पावर यहाँ 1 है, नीचे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब नीचे 2 की पावर 0 है। तो 2 की पावर 0, तो यहाँ पर 2 की पावर 0 है और 2 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी होगी, 2 की पावर 1, तो इसको लिख दो। अब इनकी जो है हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अभी आपने 13 7 जा 91 सीखा है, और 2 से और मल्टीप्लाई कर दो तो कितना जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 9 जा 18, तो 182 हमारे पास जो है इसका एलसीएम आ गया। अब हमको वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई कैसे करते हैं ये दिखा देता हूँ। तो आपको ये जो फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है इसका, इस फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा, और जैसे मैंने कहा दोनों साइड इक्वल आनी चाहिए, तो हम करते हैं यहाँ पर एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। देखो यहाँ पर एलसीएम या एचसीएफ को पहले लिखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, तो दो नंबरों का प्रोडक्ट्स। अब हमने निकाला एचसीएफ, तो एचसीएफ कितना आया यहाँ पर 13, और एलसीएम कितना आया 182, इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। दो नंबर कौन कौन से हमारे पास, 26 है एक नंबर, और एक नंबर हमारे पास 91 है। तो आप 20, ये जो यहाँ पर 26 और 91 इनकी मल्टीप्लाई करो, या इसकी मल्टीप्लाई करोगे कुछ आएगा, इसकी मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पर कुछ आएगा, दोनों नंबर सेम आएंगे। तो इन दोनों में से ऐसा नहीं कि 13 की 182 में मल्टीप्लाई करो, फिर 26 की 91 में यहाँ मल्टीप्लाई करके अलग से लिखो। तो जो भी आपको इसमें से कोई सा भी इजी लगता है कि भाई मुझको इसकी 13 की मल्टीप्लाई आसान लगती है, या 91 की 26 से मल्टीप्लाई आसान लगती है, तो आप कोई सी भी एक लिख दो, ठीक है, दोनों सेम ही आएंगे। तो अगर आप इसकी दोनों की मतलब मल्टीप्लाई करोगे, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने से यहाँ पर ये आ जाएगा 23। आपको यहाँ पर थोड़ा मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है इसके अंदर, 2 3 6 6 इक्वल टू, तो 13 की 182 में मल्टीप्लाई करोगे 2366 आ जाएगा, और
26 की 91 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी 2366 आएगा, आएगा ही आएगा। आपको ऐसा नहीं है कि 26 की इधर 26 की 91 में अलग से मल्टीप्लाई करके दिखाओ और ये 182 है इसकी अलग से मल्टीप्लाई करके, ये दोनों नंबर सेम ही आएंगे। ठीक है, तो कोई सी एक की मल्टीप्लाई कर लो। लेकिन जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं ना, उनको पता होता है कि भाई एक ये आए ना तो दोनों सेम ही है, तो एक ही करके लिख दो जो भी इजी साइड दिखाई दे रही है। तो हमारे पास जो है दोनों साइड इक्वल आ जाती है, तो लिख देंगे हम हैंस वेरीफाई। तो ये हमारा जो है वेरीफाई हो गया। अब ये वाला पार्ट लेते हैं हम, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। तो क्वेश्चन है 510 एंड 92। तो हमारे पास sorry, तो हमारे पास जो क्वेश्चन क्वेश्चन है, सॉरी, दो नंबर हमारे पास, एक तो 510 है और एक 91। तो 510 और 92, सॉरी 92 है यहाँ पर, एक बार ऑफिस से देख लेता हूँ, 92 ही है। हाँ 92 ही है। तो 92 के हम फैक्टर करते हैं और ये 92 के हम फैक्टर कर लेते हैं। तो एक तो हो गया हमारे पास 510 और दूसरा 92। तो इनके हम प्राइम फैक्टर करके लिखते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप कैसा करना चाहते हो। ठीक है, प्राइम फैक्टर होने चाहिए। तो जैसे ये लिखा है 50, ये, तो आप इसको पहले 2 से कर सकते हो, 3 से कर सकते हो, लेकिन करना आपको प्राइम फैक्टर से ही, क्योंकि प्राइम फैक्टर ही करने हैं आपको। तो आप इसको 5 से कर सकते हो, या आपकी इच्छा होती है आप ऐसे भी कर सकते हो। वैसे ये अगर हाँ फैक्टर ट्री वाला सिस्टम आगे, वही फैक्टर ट्री करना है, तो तब आपके लिए हो इस 10 को ऐसे लिख दो, कंपलसरी हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर फिर आपको वो करना ही पड़ेगा। और ये जो 51 है, तो इसको कैसे लिखोगे। और देखो 351 को 3 की टेबल से जाता है ये। अगर आपको ये नहीं जा रहा है तो 3 1 जा गया, तो कितना बचा 2, तो 7 जा। तो मतलब इसको आप ऐसे लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 17। तो ये हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर आ गए। तो अगर आप देखो वैसे चाहो तो वैसे भी कर सकते हो इसको, ये प्राइम फैक्टर ऐसे 2 से कर लो, कुछ आएगा 2 से कर, तो इस टाइप से भी कर सकते हो आप। तो अगर मान लो ऐसा ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही पूछा है, फैक्टर ट्री के बारे में कुछ बात ही नहीं करी है, तब मत दिखाओ, दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा अपना आंसर लिखो। तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और मल्टीप्लाई 17। अब मैंने 2 के बाद 3 लिखा, 3 के बाद 5, 5 के बाद 17 लिखा। क्या ऐसा सीक्वेंस में लिखना जरूरी होता है? बिल्कुल नहीं जरूरत है, आप कोई सा भी नंबर पहले किसी को भी लिख सकते हो, पर छूटना नहीं चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। अब आता है हमारे पास 92। तो 92 के मैं करके दिखा देता हूँ आपको कैसे फैक्टर ट्री से यूज़ करते हैं। तो 2 की टेबल में 92 कितने जगह, ये 2 4 टाइम कर लो और 2 6 जा, तो ये इतने टाइम आ गया। फिर उसके बाद में फिर से इसको 2 टाइम 2 से कर दो तो कितना जाएगा 23। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। तो ये हमारे पास फैक्टर करने के बाद आ गया। इसको ये जो मैंने नीचे दिखाया आपको, दैट इज द फैक्टर ट्री। तो अब जैसे मैंने बोला था कि ये कुछ होता नहीं है, पिछली क्लास में बोला था, लेकिन इन्होंने उस पर एक क्वेश्चन दिया था, और इवन दे भी सकते हैं, बेसिक वगैरह में तो आ जाता है, स्टैंडर्ड वगैरह में तो कम चांसेस होते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन कोई आए। तो क्योंकि कोई कोई मतलब नहीं है ये सारे क्वेश्चन रखने का, इस टाइप के क्वेश्चन कैलकुलेशन वाले। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एचसीएफ या एलसीएम, एचसीएफ निकाल लेते हैं हम। तो आप एलसीएम पहले निकालो या एचसीएफ पहले निकालो, उससे कोई फर्क नहीं करता पड़ता है। तो एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले ये देखो कि कौन से मतलब फैक्टर हैं जो कॉमन है। जैसा आप देख रहोगे यहाँ 2 है और नीचे भी 2 है, तो ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है। तो अब ये देखो कि इन दोनों में से मिनिमम पावर किसकी है। जैसे 2 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो मिनिमम पावर कितनी हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका एचसीएफ आ गया। अब एलसीएम निकालते हैं। देखो ये यहाँ पर जो है आपको कंफ्यूजन हो सकता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इनको अच्छे से करनी है आपको प्रैक्टिस। अब देखो यहाँ पर 2 की पावर, अब मैं एलसीएम निकालने के लिए जा रहा हूँ, तो एलसीएम में क्या करेंगे हम, जो भी कॉमन होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी, जैसे ऊपर 2 की पावर 1 है, यहाँ पर 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर हाईएस्ट को यहाँ लिखेंगे हम, मल्टीप्लाई। फिर 3 है, ऊपर 3 की पावर 1 है, नीचे 3 की पावर कुछ नहीं है, तो मतलब वो 0 है, तो हम 3 की पावर 1 को लिखेंगे, और फिर यहाँ पर 5 को लिखेंगे और 17 को लिखेंगे, एंड देन 23।
अब देखो, हमको यहाँ पर मतलब थोड़ा सा ये मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है यहाँ पर। तो आप इसको मल्टीप्लाई करने के लिए तैयार है ना? तो ये 4 आ गया, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर? 12 और 5, तो सीधा इसको 60 लिख दो, ये 60 आ जाएगा। और ये यहाँ पर, तो इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी नंबर आए उसको आपको यहाँ लिख देना है। वैसे देखो, ये जो चैप्टर है, और चैप्टर में कैलकुलेशन वगैरह यहाँ पर मतलब आपको करनी पड़ सकती है। तो ऐसा नहीं है कि चैप्टर में कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ सकती है, चैप्टर चैप्टर में कैलकुलेशन करनी पड़ सकती है। तो जैसे 17 की आप 60 में मल्टीप्लाई करोगे तो 17 सिक्स कितने होते हैं? 102, और एक जीरो ये लगा दो, 23। और यहाँ पर 23 की जीरो में करोगे तो कितना आ जाएगा? जीरो आ गया। फिर 23 की टू में करोगे तो कितना आ जाएगा? 23, 23 टू जा कितना हो जाएगा? 46 हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद में इसमें वन में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 28। तो हमारे पास कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ गया 2, 3, 4, 6 और 0। तो ये हमारे पास जो है, मैं ऊपर वाला हटा देता हूँ, कोई सा एक हटा देता हूँ, ये एक एक चीज़ को मैंने बार बार लिख दिया। तो इस टाइप की मल्टीप्लाई आप करने के लिए तैयार रहना, क्योंकि हो सकता है एक नंबर में दे दे वो। आजकल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जो लेवल उन्होंने बढ़ा दिया है, तो देना तो नहीं चाहिए आप, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते कि कुछ एग्जामर होते हैं कि जब पेपर सेट करते हैं तो फिर वो उनको ये भी नहीं पता होता कि सिलेबस में है या नहीं है। इस बार जो फिजिक्स का 11th-12th का पेपर आया था, वो आईआईटी के लेवल का था क्वेश्चन, उन्होंने आईआईटी के क्वेश्चन वहाँ पर फ्रेम कर दिए थे। तो पता नहीं क्यों किए हैं, और कुछ कह नहीं सकते। तो ये नहीं करना चाहिए था उनको, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है क्वेश्चन वहाँ पर फ्रेम कर दिए। तो अब हम नेक्स्ट जो है, हाँ अभी हमने वेरीफाई नहीं किया है, तो वेरीफाई करते हैं इसको। तो वेरीफाई कैसे करेंगे हम? तो वेरीफाई करने का तरीका ये होता है कि प्रोडक्ट, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। ए मल्टीप्लाई बी का मतलब ए का रोल यहाँ पर 510 प्ले करेगा, और बी का रोल यहाँ पर 92। तो अब यहाँ पर यहाँ पर जो है आप किसी का भी जो है ए बी किसी को भी दे सकते हो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एचसीएफ कितना आया था? एचसीएफ आया मेरा 2। और एलसीएम कितना आया? एलसीएम आ गया था मेरे पास यहाँ पर 2, 3, 4, 6, 0 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है? 510। बी की वैल्यू कितनी है? 92। अब एक सोचो, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखो सीधा। इसकी मल्टीप्लाई वही आएगी जो 2 से करके मतलब 2 की इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे वही आएगी। तो इसकी मल्टीप्लाई करके लिख लो बस आप, और ऐसा नहीं कि तो 2 जीरो जा 0, और 6 टू जा 12, और 4 टू जा 8, 9 हो गया, और 3 टू जा 6, और 2 टू जा 4। तो इधर भी कितना आ जाएगा? 4, 6, 9, 2, 0, हैंस प्रूफ। तो कैलकुलेशन कहाँ करनी है कहाँ नहीं करनी है ये भी पता होना चाहिए आपको। पता लगो ये कैलकुलेशन करने के लिए बैठ गया, अरे भैया वेरीफाई करने वाला क्वेश्चन दोनों सेम ही आने हैं, तो इधर इस 2 से मल्टीप्लाई करना आसान है, तो हेंस वेरीफाई। हाँ, ये थोड़े क्वेश्चन बेसिक मैथ में ज़्यादा पूछे जाते हैं इसमें। अगर आप आपके पास बेसिक मैथ है तो ये दोनों के लिए लेक्चर है, बेसिक मैथ और स्टैंडर्ड मैथ दोनों के लिए है। अब मैं यहाँ पर जो है इसका थर्ड पार्ट देखता हूँ। तो थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है इसका, एक तो हमको 336 और 54, तो 336 एंड 54 तो हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हमारे पास एक नंबर है 336 और 54। तो अब इसके हम मैं फैक्टर करके दिखा देता हूँ। एक तो उसको फैक्टर ट्री से कैसे करते हैं। तो कभी आपको लगे कि शायद ये मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो आप कैसे भी कर सकते हो। एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन आता है, फिर फैक्टर वैक्टर ट्री करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसा आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। तो पहले इसको हम 2 से कर लेते हैं, क्योंकि लास्ट में 6 लिखा हुआ है, 2 से जाएगा। तो 2 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 2 की टेबल में देखो 2 बन जा, 3 की टेबल में कर लो, 3 आसान रहेगा। क्योंकि 3 आ रहा है तो थोड़ा टेबल आसानी के साथ टूटेगा। तो 3 की टेबल में बन जा, ये भी 3 की टेबल में बन जा, और 3 2 जा। अब ठीक है, ठीक है। तो 2 से भी कर सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन 3 की टेबल में उसने छोटा नंबर तोड़ कर दे दिया। तो नंबर आप पहले बड़े वाले नंबर से पहले कर सकते हो, छोटे वाले से बाद में कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आप अच्छे से पढ़ने लिखने वाले हो तो आपको पता ही होगा।
टू की टेबल में कर लेते हैं, तो टू की टेबल में 2 5 जा 10 और इधर कैरी 2 6 जा, फिर टू की टेबल से कर लेते हैं इसको, तो टू की टेबल में 2 2 जा और 2 8 और 28 आ गया। फिर इसको 2 से कर लेते हैं, तो टू की टेबल में करोगे तो कितना जाएगा, ये 14 आ जाएगा। फिर 2 से कर लेते हैं, ये पता नहीं क्या बेकार सी चीज़ है, 2 7 जा, ये ऐसी बेकार सी चीज़ कराते हैं। जबकि दूसरा वाला मैं फैक्टर ट्री से नहीं कराऊंगा, दूसरा वाला, तो इसके फैक्टर कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4। तो इसको लिख सकते हो आप 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब मैं 54 का ये इस वाले तरीके से करके दिखाता हूँ। ये तो 2 से कर लो तो 2 2 7 जा, फिर 3 से कर लो तो कितना आ जाएगा 9 जा, फिर 3 से करो तो 3 जा, और फिर 3 से करो तो 1 जा। तो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3। ठीक है, तो अब मैं एस सी एफ इनको मैं इरेज कर दूंगा अभी, पहले आज मैं जरा ये निकाल दूँ, अभी मुझे इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एस सी एफ इक्वल टू कितना होता है, एस सी एफ, फिर देखो एस सी एफ जो है, मतलब ये टॉपिक मैं एस सी एफ यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। अगर किसी टॉपिक पर काम करने की ज़रूरत है, जो कॉम्पिटेटिव लेवल के क्वेश्चनों को डेप्थ में स्टडी करने की ज़रूरत होती है, वो तो ये चैप्टर है एलसीएम एससीएफ। ये दो चैप्टर ऐसे हैं, मतलब एलसीएम और एससीएफ दो कॉन्सेप्ट ऐसे हैं कि आपको, मतलब जब तक अंदर से फील नहीं होगा ना, आप गलत ही कर दोगे क्वेश्चन को। अगर एप्लीकेशन वाला क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, तो मैं 99% कह सकता हूँ आप उसको गलत ही करोगे, क्योंकि ये जब तक अंदर से फील नहीं होते, दिमाग में इनके कॉन्सेप्ट नहीं जाते, दिमाग में बात नहीं जाती है, तब तक ये क्वेश्चन मैं यहाँ समझा रहा हूँ समझ में भी आ रहा है। ये सब ऐसे बहुत छोटे से सीधी से क्वेश्चन है, और एप्लीकेशन कोई बेस क्वेश्चन काफ़ी मुश्किल होते हैं। तो एस निकालने हम, तो एस में क्या करते हैं, पहले ये देखो कि इन दोनों में कौन कौन से नंबर कॉमन है। तो देखो मैं बता देता हूँ, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो 3 की सॉरी 2, यहाँ भी 2 आ रहा है, यहाँ भी 2 आ रहा है, तो 2 की मिनिमम पावर, 2 की यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ 2 की पावर 1 है, तो 2 की पावर मिनिमम कितनी है, यहाँ पर 2 की पावर मिनिमम है 1। इसको लिखो मल्टीप्लाई, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ भी 3 आ रहा है, तो इन दोनों में से 3 की पावर 3 है, ये 3 की पावर 1 है, तो दोनों में से मिनिमम पावर किसकी है, ऊपर वाली 3 की पावर 1, तो मल्टीप्लाई करके लिख दो 6। तो मेरे पास जो इसका एचसीएफ कितना आ गया 6। अब एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम, तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो भी कॉमन हो। देखो यहाँ मैं मिनिमम पावर लिख रहा था, यहाँ हाईएस्ट पावर लिखता हूँ। 2 की पावर 1 है, 2 की पावर यहाँ पर 4 है, तो जो भी हाईएस्ट हो, जैसे 2 की पावर 4 हाईएस्ट है, इसको लिखो मल्टीप्लाई। 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर लिखोगे 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई। यहाँ 7 की पावर 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 7 की पावर 0 है, तो आप लिखोगे 7। तो ये हमने जो है इसके फैक्टर के लिए, तो अब हम क्या करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो मल्टीप्लाई आपको थोड़ी सी यहाँ पर करनी पड़ सकती है, तो मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। तो इसको कैसे करते हैं, देखो आप जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे इनकी, तो तब तक नहीं आएगी। पहले हालांकि कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि उसमें आपको काफ़ी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होती है। मैं सिखाऊंगा आपको, शॉर्टकट तरीके भी दिखाऊंगा वहाँ पर कि कैसे उसको आप रिड्यूस कर सकते हो जब भी वॉल्यूम वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो इसको अगर आप लिखना चाहो, तो इसको 2 मल्टीप्लाई 8 आ गया, और इसको 9 लिख लो, ठीक है। तो कितना आ गया, ये आ जाएगा 8 8 9 का 72 होते हैं, और 72 की 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 1। ये और यहाँ पर ये लिखा हुआ है हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 7, तो इसको मैं ख़त्म ही कर देता हूँ बीच वाले स्टेप को, ऐसे नहीं कि ज़्यादा कैलकुलेशन करके लिखोगे। तो अब आप जो है मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो, पहले 7 से कर लो या 3 से कर लो, जो भी करोगे आपको ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल आएगा, तो आप आराम के साथ इसकी कैलकुलेशन करके लिख सकते हो। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3024। तो हमारे पास जो एलसीएम आया वो इतना आ गया। अब अ, मैं यहाँ पर वेरीफाई कर देता हूँ, तो वेरीफाई करते हैं हम। तो वेरीफाई कैसे करेंगे, वेरीफाई मैंने जैसे मैंने आपको बताया कि एस सी एफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। तो ए का रोल यहाँ पर 336 प्ले करेगा, और बी का रोल यहाँ पर 54। तो एच सी एफ कितना आया, एच सी एफ आया मेरे पास 6, और एलसीएम कितना आया 3024 इक्वल टू और 336 मल्टीप्लाई 54। तो इतने बड़े नंबर की मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। हम क्या काम करेंगे, ये छोटा सा जो नंबर है इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 4 जा 24, ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं। तो कितने 2 कैरी लगे, और 6 2 जा 12, 12 और 2 कितने हो गए 14, कैरी ओवर 1 4, 14 का 14, और 6 3 जा 18। तो हमारे पास मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया 1
18144, तो इधर भी यही आएगा 18144, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। तो देखो बस हो गया मेरा वेरीफाई। ठीक है, तो वेरीफाई ऐसा नहीं कि मुश्किल है, हेंस वेरीफाई। तो ये कोई ऐसा नहीं था, कोई मुश्किल था या था, मतलब वो था, लेकिन वही है कि थोड़ी सी कैलकुलेशन तो आपको देखो, अगर आपके मैथ बिल्कुल भी बस की नहीं है तो तब तो ठीक है, आपको बेसिक लेनी चाहिए। है मतलब आप मेहनत करके कर सकते हो, स्टैंडर्ड लो और फिर उसके बाद में पीसीएम लेकर जो भी आपको लेना होता है, वैसे तो आप बोल ही सकते हो, ऐसा कोई किसी को फोर्स नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार रीड कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन उसने बोला है, तो फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। तो अब हमारे पास तीन आ गए, तीन का हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो देखिए करते हैं तीन का भी, तीन का भी ऐसा नहीं कि तीन का कोई मुश्किल होता है, आसान होता है वो भी। तो हमारे पास नंबर क्या है, तो नंबर एक तो लिखा है मेरे पास यहाँ पर पहला वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 12 लिखा है। तो हम क्या काम करेंगे, 12 को फैक्टर कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और इसको लिख सकते हो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। फिर 15 लिखा है, देखो मैं यहाँ पर नहीं दिखा रहा हूँ इसको क्योंकि ये आसान है, तो 15 को लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई 5। तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 5। थोड़ा सा यहीं भी लिख सकते थे आप, जरूरी ये सब कुछ दिखाओ, आप डायरेक्ट लिख सकते हो। 21 का 3 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू, तो कितना आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 7। अब हम यहाँ पर एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो है वेरीफाई वगैरह नहीं करना है क्योंकि वेरीफाई केवल दो नंबरों के लिए होता है। तो यहाँ पर तीन नंबर है, इसको मैं ठीक से लिख देता हूँ एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे लिखते हैं कि पहले देखो इन फैक्टर के अंदर, ठीक है, कौन से जो है कॉमन है। जैसे अगर आप देख रहे हो तो ये 3 आ गया, यहाँ 3 आ गया, यहाँ 3, तो 3 की पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो सब में 1 1 है। तो इसका मतलब 3 की पावर 1 वाला लिखेंगे मल्टीप्लाई। और देखो कुछ है क्या, और कुछ नहीं है यहाँ पर। अगर आप देख रहे हो तो इसके अंदर और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो कॉमन होता है केवल हम उसी को ही लिखते हैं, उसकी मिनिमम पावर लिखते हैं। तो हमारे पास एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया हमारे पास 3। तो ये हमारा एचसीएफ आ गया। अब हम क्या काम करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम। एलसीएम क्या करते हैं, जो चीज कॉमन हो उसकी मैक्सिमम पावर। तो यहाँ पर सभी जैसे 3 कॉमन है सभी में, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 1, ये तो सेम ही है, तो मतलब 3 लिखेंगे हम। अब यहाँ देखो 2 को देखते हैं, 2 की पावर यहाँ कितनी है, 2 है, और कहीं भी 2 की पावर 2 नहीं आ रहा, तो इसका मतलब क्या हुआ, हम इस 2 की पावर 2 को ही ऐसा लिख देंगे मल्टीप्लाई। अब ये 5 है, 5 और कहीं नहीं आ रहा है, तो 5 को ऐसे लिख देंगे, और 7 यहाँ आ रहा है तो 7 को ऐसे लिख देंगे। अब इनका जो भी मल्टीप्लाई होगा उसका हम आंसर निकाल लेते हैं। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, तो कैसे भी कर सकते हो, अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो। यहाँ 10 बन गया, ये 6 हो गया, और 6 7 जा 42, तो कितना आ गया इसका एल्सियम, 420 जो है इसका एस एल्सियम आ गया। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। तो सेकंड पार्ट ये है, मैं सेकंड पार्ट इधर ही कर देता हूँ क्योंकि ज़्यादा बड़ा है नहीं सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट। तो देखो तीनों के तीनों प्राइम नंबर है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए आप तैयार है ना, कभी आप सोच रहे हो इसका मल्टीप्लाई। तो एस सी सॉरी पहला 17 के फैक्टर करो, तो 17 के फैक्टर 1 मल्टीप्लाई 17 ही आएंगे। 23 के फैक्टर करो तो इसके फैक्टर आएंगे 1 मल्टीप्लाई 23, और 29 के फैक्टर करो, 29 के फैक्टर आ जाएंगे 1 मल्टीप्लाई 29। ठीक है, अब आप इसका एचसीएफ निकालो। अब आप कहोगे इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। समझ गए, किसी भी 3 या 4 5 या जितने नंबर भी दे रखे हों, उनमें कुछ भी चीज कॉमन नहीं है, तब उस केस में 1 कॉमन होता है और उसका एचसीएफ 1 होता है। अब एलसीएम कितना आएगा, देखो एलसीएम आएगा, सबकी मल्टीप्लाई कर दो, 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। अब इनके मतलब मल्टीप्लाई आपको करनी पड़ेगी यहाँ पर। ऐसा नहीं है आप इस पर बच सकते हो। हालांकि ये जो बेसिक मैथ वाले होते हैं उनके उसमें पूछा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन। तो बेसिक मैथ वाले को तो तैयार रहना चाहिए इस टाइप की कैलकुलेशन करने के लिए।
स्टैंडर्ड मैथ वाले जो होते हैं उनके यहाँ पर कम चांसेस होते हैं कि इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो पूछा जाए। तो मैं अगर इसका आंसर निकालूं तो ये आ जाएगा यहाँ पर 11339। तो ये इसका जो है एलसीएम आ गया। अब हम थर्ड वाला इसका ये वाला पार्ट कर लेते हैं। मैं थर्ड वाला पार्ट भी इसको इधर ही करा देता हूँ यहाँ पर, और नेक्स्ट पेज की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वाला पार्ट। तो 8 के फैक्टर करो तो 8 के फैक्टर कितने आ जाएंगे, 2 की पावर 3। और 9 के आप फैक्टर करोगे तो कितने आ जाएगा, 3 की पावर 3। और 5 के 25 के फैक्टर करोगे तो 5 रेज टू पावर 2। तो एस सी एफ कितना आ जाएगा यहाँ पर, अगर आप देख रहे हो तो एस कुछ भी चीज़ कॉमन नहीं है तो उस केस में एस सी एफ 1 हो जाता है। और एस सी एफ 1 हो गया यहाँ पर। अब हम क्या काम करते हैं यहाँ पर, एलसीएम निकालते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, देखो 2 की पावर हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 है, और 3 की पावर यहाँ पर सॉरी ये 3 की पावर जो है 3 नहीं है, 3 की पावर 2 है यहाँ पर। तो 3 की पावर 2 हो जाएगी, और 5 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 2। तो करते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 जा, मतलब आप इसको ऐसे भी करके लिख सकते हो। तो ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9, और यहाँ पर कितना आ गया 25। तो अपने ऊपर डिपेंड होता है, जैसा आप इसको देखो, इसको आप और आसान करके भी लिख सकते हो। मैं दिखा देता हूँ। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो 2 मल्टीप्लाई इसका एक 5 ले लो, ठीक है, इसका एक 2 ले लो, इसका एक 5 ले लो। तो अब क्या बचा यहाँ पर, इसका एक 2 बचा, और 3 मल्टीप्लाई 3। तो ये 10 तो कितना आ जाएगा, इधर 100 आ गया, मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो गया, 9 9 टू जा 80, सॉरी 18। तो कितना आ गया 180। तो इसका जो हमारा एस था 180 आ गया। तो ये 3 नंबरों का एस कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है, किया जाता है, तो ये हमने सीखा। जैसे मैंने कहा कि मैं आर डी शर्मा, अलग अलग आर डी शर्मा हो गया आपको, और अग्रवाल होगी, एग्जाम्पलर होगी, इनके क्वेश्चन भी कराऊंगा। पहले मैं ये बेसिक जो मैथ है आपका, ये जो बेसिक मैथ और एन सी आर टी है, मैं उसको कंप्लीट कराना चाहता हूँ। पिछले साल के सारे सैम्पल पेपर आपको जो सी बी एस ई के हैं, मेरे कुछ क्वेश्चन पेपर होते हैं, दूसरे स्कूल के, मॉडर्न पब्लिक स्कूल के जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, और एल पी एस के, डी पी एस के, तो मैं उनके वो सारे कराऊंगा आपको। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है, मतलब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला थोड़ा सा पड़ सकता है, वैसे इतना भी नहीं पड़ेगा कि आपको, जैसे यहाँ पर अब देखो, समझो क्या कहते हैं, कह रहा है 2 नंबर दे दिया उसने, सॉरी ये 2 नंबर दे दिया हमको यहाँ पर। तो एक नंबर दे रखा है, ये जो ये है ना, ये एक नंबर दे दिया। मैं कहता हूँ चलो ये ए है, और दूसरा नंबर है मेरे पास, ये दे दिया, ये बी है, ठीक है। और ये हमारे पास एस सी एफ दे रखा है। तो हमको पता है कि एस सी एफ मल्टीप्लाई, देखो मैं बार बार एस सी एफ शुरू में लिखता हूँ, लो एलसीएम लिख दो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एलसीएम, एलसीएम मल्टीप्लाई एस सी एफ इक्वल टू दोनों नंबरों का प्रोडक्ट। तो एस सी हमको यहाँ पर क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम मुझको कैलकुलेट करना है, तो एलसीएम को तो ऐसे ही चलने दो। और एस सी एफ कितना दिया है, यहाँ पर 9 दिया है। पहला नंबर कितना है, 306 मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर कितना है 657। तो हम क्या काम करेंगे, एल सी एम इक्वल टू 9 को इनके डिवाइड में ले आएंगे यहाँ पर, 657 अपॉन 9। अब आप चाहे तो इसको, मैं इस वाले नंबर को थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ कि जिससे कम हो जाए। तो 9 की टेबल में कर लो, तो 9 7 जा कितने होते हैं, 763। तो 7 जा आ गया, और कितना हो जाएगा यहाँ पर, 9 3 जा 27। तो ये आ जाएगा ये 23। तो 306 मल्टीप्लाई 73। तो अब अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 6 की 73 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 438। तो हम यहाँ पर 38 लिख लेते हैं, कैरी ओवर 4 हो गया। और अगर आप 3 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 9 जा और 21, और 4 कैरी कर दो तो कितना आ गया यहाँ पर 3 और 2 2। तो ये आ गया हमारे पास 2 2 3। तो ये जो है हमारे पास इसका एलसीएम आ गया। तो एलसीएम ऐसे निकाला जाता है
मैंने यहाँ पर फॉर्मूले का यूज़ करके आपको ये इसका एलसीएम निकाल कर बता दिया। थोड़ा सा कैलकुलेशन था, लेकिन आपको कैलकुलेशन थोड़ी सी बेसिक कैलकुलेशन तो आनी चाहिए आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले जरा थोड़ा समझो, मतलब पढ़ के बता देता हूँ कि भाई क्वेश्चन क्या है। उसके बाद में मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि कोई लिखा हुआ है और समझने से पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ये पावर लगा दी, 6 की पावर n कर दी है। इजी क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, बस आपके बेसिक फंडामेंटल अच्छे होने चाहिए। वो कह रहे चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। समझो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि भाई आपके पास ये जो 6, ये कह रहा है कि जो 6 की पावर n है, और वो कह रहा है n की कुछ भी वैल्यू रख दो। n की वैल्यू, चलो 6 के पहले फैक्टर कर लूँ मैं ये, और यहाँ पर n की वैल्यू मैं 1 रखूँगा तो ये आ जाएगा मेरे पास। और यहाँ पर n की वैल्यू मैंने 2 रख ली, ठीक है, तो n की वैल्यू 2 रखने से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो वो कह रहा है कि भाई आप ऐसा कितना भी कर लो, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हज़ार तक रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, नेचुरल नंबर रखो। तो क्या जब इस नंबरों की मल्टीप्लाई करोगे, जैसे 2 और 3 की मल्टीप्लाई करी 6 आया, और इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। तो क्या इन नंबरों के लास्ट में कभी जीरो आ सकता है? आप नीचे मल्टीप्लाई इस टाइप से करते जाओगे तो क्या लास्ट में जीरो आ सकता है इस नंबर के? तो देखो, किसी नंबर के लास्ट में जीरो आ सकता है या नहीं आ सकता है, उसके लिए दो चीज़ों का होना जरूरी है। देखो जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर लिखा है 10, तो 10 की अगर आप फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 2 मल्टीप्लाई 5। एक लिखा है मेरे पास ये, तो इस नंबर के लास्ट में जीरो है, तो इस नंबर के लास्ट में जब जीरो है, तो पहले वाले नंबर को तो मैं ऐसे लिख देता हूँ और इसको ऐसे लिख देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 5। एक जीरो की बात कर रहा हूँ बस मैं, दो जीरो के लिए एक और 2 आ जाएगा और एक और 5 आ जाएगा। ऐसे ही मेरे पास ये नंबर लिखा है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 20 मल्टीप्लाई 10, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 5। इससे क्या पता लगता है, इससे पता लगता है कि किसी भी नंबर, कोई भी नंबर अगर जीरो उसके मतलब ऐसा कोई नंबर है जैसे 6 की पावर n है, तो उस नंबर के लास्ट में जीरो आएगा या नहीं आएगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है जो भी नंबर है क्या उसके फैक्टर 2 और 5 एक साथ आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। अगर एक साथ आ रहे हैं तो मतलब उसके लास्ट में जीरो आएगा। जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, अगर ऐसा ये कुछ ऐसा होता है और इसके फैक्टर करके कुछ ऐसे आ जाते हैं, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, ये कुछ आ जाते हैं। मैं ऐसी एग्जांपल ले लेता हूँ, नहीं आएंगे ये मुझे भी पता है। अब देखो 2 और 5 आ गया, यहाँ पर 2 और 5 दोनों आ गए, तो दोनों की मल्टीप्लाई करने से एक 10 बनता है। तो जो भी नंबर आएगा 3, तो लास्ट में इस नंबर के क्या आ गया, जीरो आ गया। तो क्यों आया जीरो, क्योंकि 2 और 5 एक साथ, अगर 2 ही आ जाता है तब जीरो नहीं आता, 5 ही आ जाता है तब जीरो नहीं आता है। तो किसी भी नंबर के, ये कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन, कॉम्पिटेटिव लेवल का क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन जो है उसमें पूछे जाते हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है एक्चुअली। ऐसे जब भी क्वेश्चन मतलब ऐसे आए, तो वो एक्चुअली बेसिक चीज़ पर डिपेंड करते हैं। आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं है तभी बहुत मुश्किल होती है इस टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करना। तो या तो फिर रट्टा मारते हो, और जब क्वेश्चन जरा सा ट्विस्ट कर दिया तब जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसमें यहाँ पर क्या है, आपको एक थोड़ी सी, मैं तो 3 लाइन की डेफिनेशन की, कोई भी नंबर उसके एंड में जीरो आएगा नहीं आएगा, वो इस बात पर निर्भर करता है कि उसके जो फैक्टर है वो 2 5 होने चाहिए, और दोनों के दोनों एक साथ आने चाहिए। ऐसा नहीं 2 आ गया 5 नहीं आया, 5 आ गया 2 नहीं आया, 5 और 2 दोनों एक साथ आने चाहिए। ये कंपलसरी कंडीशन है, तभी उस नंबर के लास्ट में जीरो आ सकता है, सॉरी आ सकता है नहीं, जीरो आएगा। तो मैं यहाँ पर इसके लिए एक डेफिनेशन मैं आपको लिखता हूँ। कोड मैं चाहूंगा कि इसको आप अपने आंसर में, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो आप इसको अपने जो है CBSE में आता है, ये ऐसा नहीं कि नहीं आता है, NCERT उसमें CBSE इसको रखती है। तो ये डेफिनेशन, मतलब डेफिनेशन नहीं कॉन्सेप्ट है, तो आप नंबर इसको जरूर आप कोड करें, और नंबर एंड्स विद जीरो इफ, इसका मतलब हो गया एक नंबर के लास्ट में जीरो आएगा यदि, इफ, इट का मतलब ये नंबर, इट हैव फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 5, सॉरी एंड 2 एंड 5 साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ आने चाहिए 2 और 5
मल तो ये 2 और 5 फैक्टर एक साथ आने चाहिए, ऐसा नहीं 2 आ गया 5 नहीं आया 5 आ गया। तो अब ये जो क्वेश्चन था जरा उसको देखो, अब उसको सॉल्व करते हैं, इसी उस पर है, कुछ ऐसा नहीं है। तो 6 की पावर हमारे पास n है, तो 6 की पावर n का क्या मतलब हो गया, 2 मल्टीप्लाई, तो नंबर ऑफ जीरो, मतलब इस नंबर ऑफ जीरो नहीं, मतलब लास्ट में जीरो आएगा या नहीं आएगा इस n पर डिपेंड नहीं करता है, इन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये आ गया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसके फैक्टर करके लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे थोड़ा सा, मतलब लिखने वाला क्वेश्चन है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत अजीब सा क्वेश्चन है, बस ये ऊपर वाले डेफिनेशन लिखनी है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि 6 की पावर n हैव फैक्टर्स ऑफ 2 एंड 3। तो यहाँ पर 2 और 3 के फैक्टर ही आ रहे हैं, ठीक है, लेकिन इसमें क्या नहीं आ रहा है, इट डज नॉट कंटेन या हैव, इट डज नॉट हैव हैव ऑफ, ऑफ लगाओ, ये घटाओ, डज नॉट हैव फैक्टर 5, ठीक है। सो दिस कैन नेवर एंड विद जीरो। इसका मतलब यही है जो मैंने ऊपर लिखवाया, आप ये डेफिनेशन जो है लिख सकते हो, ये मत लिखो आप। ये जो डेफिनेशन देखो, ये मेन चीज़ है, ये एक जो भी है 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा तो ये मेन चीज़ है ऊपर वाली, ये नीचे इतनी ज़रूरी नहीं है, ये लाइन तो आप लिख सकते हो, ये दिस कैन नेवर एंड विद जीरो। तो अभी ये इसी क्वेश्चन को नाप शनाप तरीके से पूछते हैं, चेक और प्रूव करो, इट इज द डज नॉट एंड विद द, ये ऐसे ऐसे, मतलब वो अलग अलग तरीके से उसको लैंग्वेज फ्रेम करके अलग अलग टाइप का क्वेश्चन बनाने की बेसिक थीम यही है। 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 लाइन का क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, आपको चेक करने पड़ते हैं फैक्टर क्या आ रहे हैं। फैक्टर अगर उसके 2 और 5 एक साथ आ गए तो समझ लो उसके लास्ट में ये आएगा, अगर नहीं आ रहे तब नहीं आने वाला है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को कराने से पहले भी मैं कंपोजिट नंबर बता देता हूँ, ये कंपोजिट नंबर पर बेस है क्वेश्चन। देखो, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, एक तो प्राइम नंबर बताया था। अब जैसे मैं बार बार बोलता हूँ, एक एक नंबर के क्वेश्चन ऐसे आते हैं ना, बेसिक सी चीज़ होगा, लेकिन बेसिक चीज़ ही नहीं पता होती बच्चों को, तो फिर उनके गलत हो जाते हैं, क्योंकि वो क्या काम करते हैं, अपने फंडामेंटल अच्छे से तैयारी नहीं करते, इसलिए उनका वो एक, उनको पता ही नहीं कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, बस ऐसे ही कर लिया, एक्सरसाइज कर ली, बैठ गए कर ली, एक्सरसाइज होगी, बस हो गया, बोर्ड के लिए तैयारी। अरे भैया ये तरीका नहीं होता है, या फिर वो वन शॉट पे बैठ जाएंगे, वो वन शॉट वाले एनसीईआरटी के क्वेश्चन कराएंगे, 1-2 पिछले साल के क्वेश्चन करा देंगे बस। अरे आपके फंडामेंटल सबसे आप पहले तैयार करो। और ये वन शॉट वाला जो सिस्टम आया है ना, इसने तो बच्चों को फेल कर रखा है, 9th क्लास का, मतलब 9th में तो नहीं, 11th क्लास में बच्चे, अरे वन शॉट कोई तरीका नहीं होता पढ़ने का, ये जो यूट्यूबर वाले होते हैं, ये तो उनको तो अपने व्यूज़ बढ़ाने होते हैं, एग्जाम के टाइम पे तो वन शॉट लेकर आ जाते हैं, ये जो अच्छे टॉपर वगैरह होते हैं वो वन वन शॉट के चक्कर में नहीं पड़ते, वो उनको बताया आपने शुरू से बेसिक फंडामेंटल अच्छे से तैयार करो, ये वन वन शॉट काम थोड़ी करते। एक चैप्टर जो आपने 11th-12th क्लास में उसको 10 दिन 15 दिन में लगाए, वन शॉट में आप उसको कैसे 2 घंटे में कर दोगे। तो ये बच्चों के लिए, मतलब उनको तो यूट्यूबर्स हैं, उनको तो अपना वो यूट्यूब चैनल चलाना है उनको। तो मैंने यहाँ पर आपको पीछे प्राइम नंबर बताए थे, तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, प्राइम नंबर ऐसे नंबरों को बोला जाता है जो केवल 1 से डिवाइड हो, अपने आप से डिवाइड हो, प्राइम नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर कैसे नंबर होते हैं, अ नंबर, अ नंबर विच इज, इसको अलग अलग तरीके से फैक्टर होते हैं, वन और इट सेल्फ, तो सिंपल सी लैंग्वेज हो, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड नंबर इटसेल्फ, नॉट एनी अदर नंबर, किसी नंबर से और डिवाइड नहीं हो रहा है, बस इन्हीं 2 नंबरों से डिवाइड होगा तो वो नंबर प्राइम नंबर होगा। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 मैंने लिखवाए थे, 25 नंबर लिखवाए थे आपको, अब मैं नहीं लिखवाऊंगा ज़्यादा, डॉट डॉट डॉट। तो 7 को ले लो, 7 1 से डिवाइड होगा, 7 से डिवाइड होगा, और किसी नंबर से होगा ही नहीं। कंपोजिट नंबर इसके उलट होते हैं, कंपोजिट
तो कंपोजिट नंबर अपने आप से डिवाइड तो होते ही हैं, 1 से भी डिवाइड होंगे, लेकिन किसी तीसरे फैक्टर से भी हो जाएंगे। ठीक है, मिनिमम तीसरे फैक्टर से एक से किसी से हो ही जाएंगे। तो इसमें लिख दो अ नंबर विच इज divisible by 1 comma number itself and any other number। एग्जाम्पल 6, तो 6 किससे डिवाइड होगा, 1 से डिवाइड होगा, 6 अपने आप से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, दैट इज द कंपोजिट नंबर। तो इनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। तो उसी पर ये जो क्वेश्चन था पीछे मैंने ये दिखाया, इसमें करना क्या है, आसान क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन एक्चुअली है। आपको इसको सॉल्व करोगे, कंपोजिट नंबर बनाना है। तो जैसे आप कंपोजिट नंबर बनाओगे तो वो कह रहा है कि भाई ये एक्सप्लेन करो, ये कंपोजिट नंबर होता है, कैसे एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्व करना होता है, एक्सप्लेन कुछ नहीं होता है। जैसे मान लो ये हमारे पास नंबर लिखा है 7, मैं नंबर लिख लेता हूँ पहले। तो 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई, ये बच्चों को ना वैसे ही बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन नहीं, एक नंबर लिखा हुआ है लेकिन उसको थोड़ा सा अलग ही फॉर्म में लिख दिया है। तो यहाँ पर 13 बाहर ले लो, उल्टा कैसे साइन लगा, तो क्या बचा, एक तो 7 बचा। देखो कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया होगा, शायद समझ लो। ये एक पूरा एक नंबर लिखा हुआ है, ये दूसरा नंबर लिखा है, तो दो नंबर, यहाँ पर 13 है, यहाँ 13, वो मैंने कॉमन बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो अब क्या बचा यहाँ पर, मल्टीप्लाई 11 प्लस, और यहाँ 13 बाहर आ गया, तो जी कुछ नहीं की जगह ये तो जीरो तो मत कर देना, वरना तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, बड़ी 1 बचता है। तो कितना आ गया, 13 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11, तो 77 प्लस 1, तो कितना आ जाएगा, 13 मल्टीप्लाई 78। अब देखिए ये एक मेरे पास नंबर आ गया। अब ये नंबर किससे डिवाइड होगा, ये नंबर जो भी नंबर आएगा, कुछ भी नंबर आए, ये 200 250 500 1000 कुछ भी आए, ये 1 से जरूर डिवाइड होगा, अपने आप से भी डिवाइड होगा। ठीक है, और 13 से डिवाइड हो रहा, 2 से डिवाइड हो रहा, बताओ, बस हो गया, यही एक्सप्लेन करना था। दिस नंबर, ऐसे लिखो, ऐसे थोड़ी सी डेफिनेशन लिखो, एक्सप्लेन करा, दिस नंबर इज divisible by 1 number itself and ऐसे भी लिख दो 2 and 3, बस ये लिखना है 2 and 3, hence it is a composite number। अब इसको पता नहीं क्या बना देते हैं बच्चे भी और वो भी, कि ये पता नहीं क्या लिखा हुआ हो गया, कि पहली बार ऐसा क्वेश्चन। अरे इजी सा क्वेश्चन है ये, कोई ऐसा नहीं, कोई मुश्किल से एक डेफिनेशन, कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन लिखवाना चाह रहा है वो आपसे, बस 2 नंबर का क्वेश्चन, बात खत्म। अब इसमें पता नहीं क्या करते रहते हैं, पीएचडी, ये सिंपल सी बात है, कंपोजिट ये एक नंबर लिखा हुआ है और ये लिखा है फैक्टर फॉर्म में। तो आपको उसको जब इसको सॉल्व करोगे आप एलसीएम बेल्सियम लेकर, तो आपको समझ में आएगा कि ये एक नंबर है, तो बस हो गया प्रूफ। तो ये पार्ट 1 था इसका, क्वेश्चन नंबर 6 का ये पार्ट 1 था। मैं पार्ट सेकंड भी यहीं करके दिखा देता हूँ, मैं ऐसा नहीं कि थोड़ा सा उसको, छोटा सा ही है। तो ये जो क्वेश्चन है ये वाला, मैं यहाँ से देखना, इसमें से एक तो 5 बाहर ले रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं 5, तो अंदर कितना बचेगा, 6 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 5 तो कॉमन आ 5 तो कॉमन आ गया, तो 4 बचेगा, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, क्योंकि 5 जो है बाहर आ गया है, तो 5 जब बाहर आ जाएगा तो यहाँ पर ये इसका नंबर 1 बच जाएगा। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने से कितना आ जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी यहाँ पर थोड़ा सा आपको, तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिखूंगा इसको, इसमें और कुछ नहीं निकला, बस ये लास्ट वाली डेफिनेशन। तो देखो यहाँ पर आप कैसे भी कर सकते हो, जैसे इनकी मल्टीप्लाई करोगे
तो कितना आ जाएगा 6 7 जा 42, और इस 4 की कर लो तो कितना आ जाएगा 8, और 16 इस 3 की कर लो तो कितना आ जाएगा 8 3 जा 24, और 6 3 जा 18 19 20, और 5 आ गया कितना, और 2 से कर लो तो कितना आ जाएगा 8 0 10, और इसके अंदर ये जो 1 है ये 1 प्लस कर दो कितना आ गया 109। तो ये इसको सॉल्व करके यहाँ पर मैं सीधा डायरेक्ट लिख देता हूँ, तो ये आ गया मेरे पास 109। अब ये कुछ भी नंबर आए, ठीक है, जो भी नंबर आएगा 5 से मल्टीप्लाई करके ये कुछ भी नंबर आए हमारे पास, लेकिन हमको एक साफ साफ चीज़ नज़र आ रही है यहाँ पर कि ये नंबर, देखो कंपोजिट नंबर क्या होता है 1 से डिवाइड होने से नंबर इटसेल्फ। अब ये जो भी नंबर आएगा, मैं यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, जरूरी नहीं है कि आप स्टेप बढ़ाओ, आप 5 की जरा अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9, और कितना आ जाएगा 45 0, और ये नंबर आया हमारे पास। अब हमको ये पता है इस नंबर का, जरूरत नहीं है इसकी, ये 1 से डिवाइड होगा, अपने आप से डिवाइड हो जाएगा नंबर इटसेल्फ, लेकिन ये 5 से भी डिवाइड हो रहा है, 109 से भी डिवाइड हो रहा है। बताओ, बस यही तो दिखाना होता है कंपोजिट नंबर, 1 से 1 और नंबर इटसेल्फ को छोड़कर किसी तीसरे नंबर से दिखा दो कि वो तीसरा नंबर भी इस नंबर को डिवाइड कर रहा है, प्रूफ हो गया ये कंपोजिट नंबर। तो यही दिखाना था इसमें, और कुछ थोड़ी करना था। अब पता नहीं बच्चे क्या करते रहते हैं इसमें, कि बैठे रहते हैं और ये गलत कर देते हैं उसको। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन वो ये कंपोजिट नंबर ही नहीं आते तो कहाँ से करोगे फिर ये कंपोजिट नंबर। करते रहो 1 शॉट 3 शॉट 4 शॉट बैठे हुए वहां पर, तो ये कोई तरीका नहीं होता है कि वो तो यूट्यूबर है, अपने वीडियो बनानी होती है उनको, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनकी, लेकिन ये कोई पढ़ने का तरीका नहीं होता है। तो ऐसे लिखो, दिस दिस नंबर इज divisible by one number itself 5 and 109। 109 भैया एक हेंस एक कंपो वो है, ये प्राइम नंबर, हेंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास में। अब सच बताऊं तो जैसे मैंने कहा कि ये एस सी एलसीएम हम कर रहे हैं ना, ये तो बहुत ही टुच्चे बेकार से किस्म के क्वेश्चन कर रहे हैं। एलसीएम और एससीएम कॉम्पिटेटिव लेवल में, मतलब जब भी आप बड़े कंपटीशन की तैयारी करते हो, कैट जी मैट पढ़े, मतलब छोटे एसएससी वैसे बैंक से एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, बड़े एग्जाम ग्लोबल लेवल के एग्जाम जो होते हैं जी मैट वगैरह, वहाँ पर उसकी एप्लीकेशन पूछी जाती है और सोचना पड़ता है बैठकर। एलसीएम एससीएफ का क्वेश्चन है, क्या करें। यहाँ पर तो ये है कि थोड़ा सा समझ में आया बस हो गया। एलसीएम एससीएफ की जो ये है एप्लीकेशन है, बहुत मुश्किल है। अब मैं जरा क्वेश्चन समझा देता हूँ है क्या। क्वेश्चन कुछ नहीं है, एक जो है ये भी एनसीईआरटी वाले ये पागल हो जाते हैं कभी कभी। एक क्वेश्चन लग दिया ना एलसीएम या एचसीएफ का, मैं कहता हूँ एनसीईआरटी बंद ही करा दो। अब ये क्वेश्चन एक रख दिया, इसका मतलब ये इसके एप्लीकेशन बहुत है। एक एप्लीकेशन नहीं है, बहुत एप्लीकेशन है इसकी। अब इन्होंने एक रख दिया, पता नहीं क्या दिखाना चाहते हैं ये कि इनको कुछ आता है या नहीं आता है, ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट है। तो या तो एल सी एम एस सी एफ का एक इस एप्लीकेशन को ही हटाएं कि भाई एप्लीकेशन है ही नहीं है, बस सिंपल से क्वेश्चन है। ये पता नहीं क्या करना चाहते हैं। जैसे मैंने पिछली वाली वीडियो में बोला था, एनसीईआरटी ने अपनी बुक को अच्छा बनाने के चक्कर में उसको खराब कर दिया है, मैं सच बता रहा हूँ। तो एनसीईआरटी बुक जो होती है ये सरकार पता नहीं कितना जो है, इससे तो प्राइवेट अच्छी बुक है। प्राइवेट बुक बहुत अच्छी होती है, आर डी शर्मा स्टैंडर्ड बुक। अगर आपको अपना मैथमेटिक्स अच्छा करना है तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा, तो आपको जो है स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करना चाहिए, दैट इज द आर डी शर्मा। या फिर दूसरे नंबर पर मैं अग्रवाल। अग्रवाल में मैं इसलिए नहीं बोलता हूँ, उसके अंदर गलती जी ज़्यादा रहती है, तो मैं अग्रवाल सॉल्व करने के लिए वो थोड़ा कम ही बोलता हूँ। आर डी शर्मा आप सॉल्व करो, आपका मैथमेटिक्स बहुत अच्छा हो जाएगा। इवन बड़े जो एग्ज़ाम है सीयूटी में भी आप जो है आराम के साथ एग्ज़ाम निकाल सकते हो। क्वेश्चन समझो क्या है। देखो क्वेश्चन ये है, अगर आप किसी ट्रैक पर, गोल टाइप का ट्रैक होना चाहिए, ये तो गोल बना ही नहीं यार, देखा हूँ जरा कुछ सर्कल मिले क्या। हाँ, तो देखता हूँ यहाँ से सर्कल मिला क्या कुछ गोल सा।
पता नहीं यार ये क्या हो गया। अरे पता नहीं क्या, छोड़ो, खुद ही बना लेते हैं। आए हाय, यार ये क्या, इसको हटाकर खुद ही बना लेते हैं। ये पता नहीं कितनी देर में सर्कल कहाँ से आएगा इसका। तो ये हमारे पास है, एक सर्कल है हमारे पास में। कॉन्सेप्ट को ध्यान देना, क्वेश्चन तो बहुत आसान है। अब इस सर्कल के चारों तरफ मतलब खिलाड़ी भाग रहे हैं। अब कंडीशन ये एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन पर खिलाड़ी ए खड़ा है, इसी लाइन पर खिलाड़ी बी खड़ा है, इसी लाइन पर खिलाड़ी, बहुत सारे खिलाड़ी खड़े हुए हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, डॉट 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 कितने भी खड़े कर दो। अब ये सारे, कंडीशन ये है इसकी, एक ही डायरेक्शन में भागेंगे, ठीक है। एक ही लाइन पर होने चाहिए, एक ही डायरेक्शन में भागने चाहिए, एक ही टाइम पर भागने चाहिए, एट द सेम टाइम। जैसा उन्होंने बोला 1 2 3 सिटी मार दी, तुरंत भाग पड़े, सेम डायरेक्शन में, सेम लाइन पर से, ठीक है। तो ट्रैक आगे पीछे हो सकते हैं इनके, ये इस वाले ट्रैक पर, ये इस पर, लेकिन सेम लाइन पर होने चाहिए। तो अगर ऐसा है और आपसे पूछा जाए कि भाई ये बताओ कि जैसे यहाँ पूछा है कि आप ये मैं इसको, हाँ ये पूछा जाए आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स, ये ले लेता हूँ, रेड पेन ले लेता हूँ, ठीक है। ये पूछा जाए आफ्टर, आफ्टर हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो जैसे मैं कह रहा कि यहाँ से स्टार्ट हुए वो और भागे इधर, तो वो फिर इस पॉइंट पर कब एक साथ मिलेंगे, ये क्वेश्चन है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, फिर तो कॉन्सेप्ट सुनो, क्वेश्चन, अरे क्वेश्चन तो बहुत आसान है, सुन लो। अगर सर्कुलर ट्रैक में भागना जरूरी होता है, एक सर्कुलर ट्रैक है, 3 4 5, दो बंदे मिनिमम, दो होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं, सेम ट्रैक पर रनिंग कर रहे हैं और सेम पॉइंट से रन कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन और एट द सेम टाइम। मतलब सेम टाइम का मतलब जब सिटी बजती है 1 2 3, एकदम सिटी तो तीन, चार और पांचों जितने भी ये दौड़ पड़े सेम डायरेक्शन में। तो इसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर इन्होंने स्टार्ट किया था रनिंग करना, इस पॉइंट पर ये कितने टाइम के बाद मिलेंगे फिर सारे के सारे एक साथ। तो उसका, जब भी ऐसा क्वेश्चन है, सीधा का सीधा एलसीएम निकाल दो, समझ रहे हो। ये मैं बता रहा था, एप्लीकेशन ऐसी एप्लीकेशन होती है। तो मतलब वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि दिस इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ऑफ स्पोर्ट फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड। सोनिया को जो है यहाँ पर 18 मिनट्स लगते हैं। एंड रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। तो रवि को जो है 12 मिनट लगते हैं। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट होने, एट सेम टाइम पर गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ये प्री कंडीशन इसकी, अगर ये फुलफिल नहीं हो रही तो ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है। पहले बता देता हूँ, इसने कॉन्सेप्ट भी दे दिया सामने नीचे, ठीक है। वैसे ये कभी कभी बच्चों से मजे लेने के लिए ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं, पता नहीं क्या है। हाउ मैनी, तो आप क्या काम करो, जब भी एलसीएम निकालो बस। तो ये जो 18 है और 12 है, तो 18 के पहले मैं फैक्टर कर लेता हूँ। तो 18 के फैक्टर करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसको ऐसे लिख दो, 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2। और 12 को कैसे लिखो, 12 को लिखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 की पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2। और ये, तो एलसीएम कैसे निकालते, एलसीएम में होता क्या है, दोनों में टू भी आ रहा है, ऊपर भी आ रहा है, ऊपर 2 की पावर 1 है, नीचे 2 की पावर 2, तो एलसीएम में जो हाईएस्ट पावर होती है उसको लिखते हैं 2 की पावर 2 पर, ठीक है। फिर ऐसे ही 3 की पावर ऊपर 2 है, नीचे 3 की पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर कौन सी है, 3 की पावर 2, तो 3 की पावर 2 को पहले लिख दो। तो 2 की पावर 2 का मतलब हो गया 4 और 3 की पावर 2 का मतलब हो गया 9, मल्टीप्लाई कर कर 36 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वो 36 मिनट के बाद फिर से यहाँ मिलेंगे। आप समझ रहे हो, 36 मिनट के बाद वे जो है, आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स, तो आफ्टर 36 मिनट दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये स्टेटमेंट फ्रेम कर देना, बस आंसर खत्म। तो ये हमारे पास जो है एक्सरसाइज हमारी खत्म हो गई। और मैंने आपको कोशिश की कि सारी चीज़ें, जब मैं आपको थोड़ा मैंने कहा कि ये भी बेसिक सा है, ठीक है। तो ये इसमें से कुछ एक ये वाला क्वेश्चन है जो आ जाता है, इतना कुछ आता नहीं है। मैं एनसीईआरटी वालों को तो एक ही बात बोलता हूँ कि जब सर्दी आए तो उसको भैया आप उस हाथ सेक लेना, ये तो बहुत बेकार बुक है एनसीईआरटी। मैं ऐसा किसी प्राइवेट बुक को रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने जैसे कहा है कि इन्होंने अच्छी बनाने के लिए चीज़ों को बिगाड़ दिया है। या तो इनको बिल्कुल एनसीईआरटी में से देना चाहिए, एनसीईआरटी में से नहीं देते, ये भी बड़े कमीने हैं। एनसीईआरटी में से बिल्कुल नहीं देंगे, जब पेपर बोर्ड का बनेगा कभी कभी तो दे देंगे, कुछ क्वेश्चन नहीं देंगे बिल्कुल भी। तो उनको ध्यान रखना चाहिए।
मतलब मत चलाओ काहे के लिए, कोई कह रहा है क्या एनसीईआरटी चलाने के लिए? बच्चों को प्राइवेट बुक से पढ़ना चाहिए। और यही रीजन है कि सरकार की निकम्मेपन की वजह से ये प्राइवेट कोचिंग वाला बहुत फल फूल रहा है, जिसकी वजह से जिनके पास अच्छा रोकड़ा मनी तगड़ा पैसा है, एलीट क्लास है, उनको ही फायदा होता है, गरीबों को फायदा नहीं होता है। तो क्योंकि सरकार का निकम्मापन है, सरकार की गलत पॉलिसी की वजह से सबका सारा सिस्टम जो है गलत तरीके से रन कर रहा है, और प्राइवेट वाला कोचिंग वाला जो उसको बहुत फायदा हो रहा है। और गरीबों के बच्चे कोई बड़ी बड़ी उसमें इंस्टीट्यूशंस में पढ़ने के लिए नहीं जाते हैं, जैसे हार्वर्ड्स हो गए, उसमें बहुत ही कम होते हैं। जो अरे शुरू से इनइक्वलिटी जितनी होती है, उसको छोटी छोटी चीजें ही नहीं आती, तो कहाँ के लिए वो सरकारी नौकरी करेगा, तो हवलदार करेगा कि एसआई बन जाएगा बस, और एसएससी वैसे बैंक सैंक के एग्जाम ही निकालेगा, और कुछ नहीं कर सकता है वो। लाख में से एक दो चला गया, वो भी वही हो जाता है, अदरवाइज बेटा करेगा सरकारी स्कूल में। तो ये हम अपना लेक्चर यहीं इसको समाप्त करते हैं। और मैंने ये पूरी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करा दी, और मैं दूसरे लेक्चर में आपको दूसरी एक्सरसाइज कराऊंगा। पहले उसके रैशनल नंबर के, हाउ टू प्रूव रूट 3 रूट 2 रूट 3 रूट 5 रैशनल नंबर, तो उसके वाले क्वेश्चन कराऊंगा। ज़्यादातर तो उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। अ, तो जब पूछा जाएगा मतलब मैं आपको पिछले साल के क्वेश्चन, जैसी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, मैं पिछले साल के क्वेश्चन, प्राइवेट, ये सब सारी चीज़ें कराऊंगा। तो ये अपना लेक्चर हम यही समाप्त करते हैं, और अपने नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।